हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट वेरियस इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। मींस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे हम ओजोन डिप्लीशन को रोकें, कैसे डिजर्टिफिकेशन को रोकें, कैसे कार्बन डाई इमिशन को कम करें, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इनको लेकर जो वेरियस प्रोटोकॉल्स या कन्वेंशंस हुए हैं वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, जो कि यूनेप द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा या और भी कंजर्वेशन अथॉरिटीज द्वारा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या उससे जो लोअर एग्जाम्स है उसमें पूछा गया है और पूछा जाएगा फ्यूचर में। तो इसलिए आप लोग उसको ध्यान देकर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो ये हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971। रामसर एक जगह है ईरान में, वहीं पर ये कन्वेंशन हुआ था। तो उसी स्थान के नाम पर इसका नाम रख दिया गया रामसर कन्वेंशन। ये किस लिए हुआ था? ये वेटलैंड के कंजर्वेशन और उसके सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए हुआ था। वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, यानी आर्द्र भूमि जो होती है उसे कंजर्व करने के लिए और उसका सस्टेनेबल यूज हो, उसके लिए कंजर्वेशन हुआ था। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो आपको दूसरा नाम इसका पता होना चाहिए, दैट इज वाटर फाउल कन्वेंशन। किस नाम से जानते हैं? वाटर फाउल कन्वेंशन। तो अगर एग्जाम में पूछता है वाटर फाउल कन्वेंशन इज नोन एज, तो ये आप लोग जानते रहिएगा रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। इंडिया इसका पार्ट है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। और ये इफेक्ट में आया था 1975 में। रामसर कन्वेंशन केम इनटू इफेक्ट इन 1975। इंडिया में प्रेजेंटली 75 रामसर साइट्स हैं। इंडिया में कितनी है? 75 रामसर साइट्स हैं। और शायद यूपी में सबसे ज्यादा अप्रॉक्स 10 है। तो मैक्स यूपी में है और इंडिया में प्रेजेंटली 75 रामसर साइट्स हैं, जो कि कन्वेंशन हुआ था 1971 में और इफेक्ट में आया था 1975 में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं। और देखिए एक चीज और, मैं इनको सीक्वेंस में बता रहा हूं, आप सीक्वेंस में लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि बढ़ते हुए टाइम पीरियड और घटते हुए टाइम पीरियड के बेसिस पे इसको अरेंज करने को दे देगा रामसर कन्वेंशन 3-4 कन्वेंशन दे देगा और कहेगा इनके जो टाइम पीरियड में कन्वेंशन हुए उसके अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो उसके बेसिस पे भी दे सकता है। तो नेक्स्ट इज स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन। अगर हम लोग बात करें स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन के बारे में, तो ये साइन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। ये किस लिए हुआ था? इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन था। किस लिए? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण के लिए वातावरण के, ये हुआ था स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन। किसका रिजल्ट था? यूनेप वाज रिजल्ट ऑफ, मतलब कि स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन के कारण ही, जब ये डिक्लेरेशन हुआ, जब ये कन्वेंशन हुआ, उसके बाद ही इससे ही फॉर्मेशन हुई यूनेप की। यूनेप मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है यूनेप। तो यूनेप जो आया वो किसके कारण आया? स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन के कारण। डिक्लेरेशन हुआ था उसी के कारण ही यूनेप केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। और हम लोग बात करें इंडिया में इन्वायरमेंटल एक्ट 1986, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ था। कौन सा? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे हम लोग अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। ये क्यों इंप्लीमेंट किया गया? इफेक्ट देने के लिए इसी स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन को। स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन को इफेक्ट देने के लिए इंडिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे हम लोग एक अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, वो इंप्लीमेंट किया गया। तो इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को कि अम्ब्रेला एक्ट 1986 जो हुआ था वो इसी कारण से आया था, स्टॉकहोल्म। नेक्स्ट हम लोग बात करें दैट इज साइट्स। अगर मैं साइट्स के बारे में बात करूं, CITES, तो इसका मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। तो साइट्स जो हुआ था वो 1973 में हुआ था। किससे रिलेटेड था? जो ट्रेड और से, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, व्यापार होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज के और उनके पार्ट्स का, तो उससे रिलेटेड ये था। कौन सा? साइट्स। अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड था, पर्पस क्या था? कंट्रोल और प्रिवेंट द इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम, वही जो मैंने बताया कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं फ्लोरा और फाउना की, उनके ट्रेड को या उनके
पार्ट के ट्रेड को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था 1973 में। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं जो आपके लिए जरूरी जानना है, दैट इज इट इज नोन एज वाशिंगटन कन्वेंशन। किस नाम से? वाशिंगटन कन्वेंशन से, जो कि लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग इन द सेंस मतलब इसको आपको हार्ड एंड फास्ट किसी भी कीमत में आप इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। उस देश को जो भी इसका सिग्नेटरी होता है, जो भी इसको साइन करता है, प्रूव करता है इस कन्वेंशन को, उसके ऊपर ये बाध्य होगा। ये कन्वेंशन मतलब उनको सारे प्रोटोकॉल्स, वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। इसका मतलब यही हुआ लीगली बाइंडिंग। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें अगले कन्वेंशन के बारे में, तो वो है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी, ऐसी स्पीसीज जो माइग्रेट करती, मतलब ऐसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट करते हैं। जैसे ठंडियों में देखिए आप लोग साइबेरियन पक्षी देखते हैं। ठंडियों में आप देखिए प्रयागराज में आप अगर कभी कुंभ के मेले में गए तो वहां देखिए कई बर्ड्स आती हैं। तो ये सब क्या होती है? माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं, जो कब? ठंडी के महीने में यहाँ पे आ जाती हैं। तो उन सब स्पीसीज से रिलेटेड एक कन्वेंशन हुआ था जिसे हम लोग बोलते हैं CMS। कब हुआ था? 1979 में, 1979 में हुआ था। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड जो भी स्पीसीज है उनके कन्वेंशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो बोन कन्वेंशन। तो ये जो नेमिंग है इसको आप याद रखिए कि मिलाने को देता है मैच द फॉलोइंग के रूप में। वाटर फाउल कन्वेंशन दे देगा, वाशिंगटन, बोन, वेसल, और 4 इधर दे देगा स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, और 4-5 इधर, और मैच द फॉलोइंग के रूप में, खासकर यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस में। और यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग जानते रहिए कि जो CMS है उसे लोग बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं। और ये किसके अंदर आता है? तो यूनेप के अंदर, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंदर, अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूनेप के अंदर आता है आपका CMS, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो दैट इज नैरोबी डिक्लेरेशन। अगर हम लोग बात करें नैरोबी कन्वेंशन या नैरोबी डिक्लेरेशन के बारे में, तो ये हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। किस लिए हुआ था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को अचीव करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये हुआ था नैरोबी डिक्लेरेशन, जो किस रूप में मनाया जाता है? 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। देखिए आपका स्टॉकहोल्म जो डिक्लेरेशन या कन्वेंशन कुछ भी कहें, वो 1972 में हुआ था। तो स्टॉकहोल्म की 10वीं जो सालगिरह थी, 10वीं एनिवर्सरी थी, वो 1982 में। तो उसको मनाया गया नैरोबी डिक्लेरेशन के रूप में। और स्टॉकहोल्म कन्वेंशन आपके लिए जरूरी है कि उसी टाइम पे यूनेप का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि एक ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचर। ठीक, सस्टेनेबल कंजर्वेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वो है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो हुआ था 1985 में। देखिए आप इसको सीक्वेंस में क्यों मैंने लिख के लाया, क्योंकि ये चीजें आपको सीक्वेंस में रहेंगी तो आपको याद करने में आसान हो जाएगा। तो प्लीज सीक्वेंस में याद करिए, क्योंकि हो सकता है अरेंज करने को दे सकता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो वियना कन्वेंशन से रिलेटेड क्या था? ये किसके रिलेटेड था? ओजोन प्रोडक्शन के रिलेटेड था। क्योंकि जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में क्या हो रहा है, होल हो रहा है, तो जो ग्लोबल ये कंजर्वेशन एफर्ट से जुड़े हुए देश थे, लोग थे, तो उनमें स्टेप लिया कि कैसे इस जो होल हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए वियना कन्वेंशन हुआ। लेकिन ये कैसा था? लीगली बाइंडिंग नहीं था। तो इसका ड्रॉबैक क्या था वियना कन्वेंशन का? कि लीगली बाइंडिंग मतलब बाध्य नहीं था सिग्नेटरीज के ऊपर, जो भी मतलब पार्टीज थी उनके ऊपर ये बात नहीं था, कंट्रीज के ऊपर ये बात नहीं था साइन करने के बाद भी इस प्रोटोकॉल को। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, तो आप लोग उसको जानते रहिए। प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में था। कब हुआ था? 1987 में। क्यों हुआ था? ये भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। जो भी सब्सटेंस ओजोन डिप्लीशन काज कर रहे हैं, ओजोन में जो होल हो रहा है जिसके कारण से हो रहा है, उन सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, मींस उनके इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए। कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन ये यूनिवर्सली रेटिफाइड है बाय यूएन कंट्रीज और लीगली बाइंडिंग है। जितनी भी यूएन कंट्रीज हैं, जितनी भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज हैं, उन्हें इसको रेटिफाइड किया, मतलब इस पर सिग्नेचर किया हुआ है, और ये उनके ऊपर बाइंडिंग भी है, मतलब उनको ये जो भी इसके रूल्स रेगुलेशंस फ्रेमवर्क होंगे उनको फॉलो करना ही होगा अबाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अगले प्रोटोकॉल के बारे में, देन इट इज ब्रंटलैंड रिपोर्ट। कौन सी है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो अगर मैं बात करूं ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बारे में, देन इट वाज साइन इन 1987। कब हुआ था? 1987 में। 1970 किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पहली बार कॉन्सेप्ट दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बाय ब्रंटलैंड रिपोर्ट
इन 1987 में जो ये रिपोर्ट आई थी उसने पहली बार जिक्र किया किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो ऐसा डेवलपमेंट, ऐसे तरीके का विकास जिसमें हम प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करें विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज की हम आवश्यकताओं को पूर्ति तो करें लेकिन उसका ओवर यूटिलाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन ना करें, क्योंकि आने वाली जनरेशन का भी रिसोर्सेज क्या होगा, जरूरत होगी, उनको भी यूटिलाइजेशन होगा तो वो भी उसको यूटिलाइज कर सके, वो भी उनको यूज कर सके, उनके नीड्स को फ्यूचर जो जनरेशन है उसको हैम्पर ना करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस क्या होता है, यूटिलाइजिंग या अपने नीड्स को फुलफिल करना प्रेजेंट जनरेशन की विदाउट हैम्परिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, बिना फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को कंप्रोमाइज करे हुए। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, और जो कि बहुत ही फेमस एक कन्वेंशन हुआ था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है, शायद मैं कहूं सबसे ज्यादा जरूरी है सब में, वो हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो शहर में। कहा, रियो डी जेनेरियो शहर में, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक फेमस नाम से अर्थ समिट। किस नाम से जानते हैं, अर्थ समिट, या दूसरे नाम से जानते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या उसे हम लोग रियो डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, रियो कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थ समिट बोले, यूएनसीडी बोले, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या रियो डिक्लेरेशन बोले, तीनों एक ही है, जो कि हुआ था 1992 में। इसको कॉमनली मोस्ट फेमस नेम है अर्थ समिट। किस लिए होता है, एनवायरनमेंट को प्रोजेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मेनली फोकस करने के लिए होता। इसमें टोटल 27 प्रिंसिपल थे, जिसमें 3 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट थे जो सबके लिए ओपन थे। पहला था सीबीडी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी मतलब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है यूएनएफसीसी, 3 सी है ये, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो 3 हुआ था, सीवीडी, यूएनएफसीसी एंड यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3 कन्वेंशन हुए थे। ठीक, अब हम लोग आते हैं एजेंडा 21 के बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूं एजेंडा 21 तो और कुछ नहीं है, एजेंडा 21 इज द आउटकम ऑफ रियो समिट। रियो समिट जो हुआ था उसमें कुछ चीजों को अडॉप्ट किया गया था, कुछ रूल्स को, कुछ फ्रेमवर्क्स को अडॉप्ट किया गया था, उसी को हम लोग बोलते हैं एजेंडा 21। वही 1992 में रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जैसा कि मैंने बताया। ये प्रोडक्ट है, आउटकम है, देखिए अर्थ समिट 19 रिफर्स टू 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में जो भी फ्रेमवर्क, जो भी रूल्स रेगुलेशन अडॉप्ट किए जाएंगे फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड था एजेंडा 21, और ये बाइंडिंग नहीं था। इट मींस इट वाज नॉट कंपल्सन फॉर द कंट्रीज टू अडॉप्ट दीज मेजर्स और दीज कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक, तो कंपल्सरी यही था, और ये अर्थ समिट का आउटकम था। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर, तो है यूएनएफसीसीसी। तो वो मैं, जैसा कि मैंने बताया भी, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो अगर इसके बारे में बात करूं तो ये भी मैंने बताया, उसे 3 जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था उसमें एक ये भी था यूएनएफसीसी, जो कि साइन हुआ था 1992 में। ये किससे रिलेटेड था, रिड्यूस करने से ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जीएचजीज हैं, जीएचजीज मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके इमिशन को कम करना, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस काज करती हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो कम्बैट करने के लिए, डील करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को ये कन्वेंशन हुआ था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो उसको रोकने के लिए, उसको फिर से अपने जैसा करने के लिए, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएनएफसीसीसी साइन हुआ था 1992 में। ये इन्वायरमेंटल ट्रीटी है अर्थ समिट की 1900। इसका सेक्रेटरीट कहां है, तो आप लोग जानते रहिए, वोन जर्मनी। तो प्लीज इसको जानते रहिए, यूएनएफसीसीसी का सेक्रेटरीट वोन जर्मनी, जर्मनी के वोन शहर में है। एंड इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, मींस ये बाध्य नहीं है किसी भी पार्टिसिपेटरी या सिग्नेटरीज के ऊपर, जो भी कंट्रीज में साइन कर रही हैं उनके ऊपर ये बाध्य नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो निगोशिएशन होता है वो इसी के फ्रेमवर्क पे होता है, मतलब अंडर द यूएनएफसीसीसी क्योटो प्रोटोकॉल इज नेगोशिएटेड। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, एक और हुआ था सीबीडी, कन्वेंशन ऑन
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। इसके 3 मेन गोल थे। पहला, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मींस जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना। दूसरा, उसका सस्टेनेबल यूज करना। सस्टेनेबल यूज मतलब बायोडाइवर्सिटी का प्रेजेंट यूज करना लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, मतलब उसका मिस यूज, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करना। और लास्ट ये था कि जो भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं इन बायोडाइवर्सिटी के कारण उनको शेयर करना इक्विटेबली, शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, जो भी जेनेटिक रिसोर्स की वजह से जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको इक्विटेबली, मतलब हर एक कंट्री के बीच में इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, ना कि कोई एक ही कंट्री उससे सारा बेनिफिट ले ले। ये कैसा है? ये लीगली बाइंडिंग है, सीबीडी लीगली बाइंडिंग है। यूएसए ने इसे साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया। साइन तो कर दिया है पर अभी रेटिफिकेशन नहीं हुआ। रेटिफिकेशन मतलब ये पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। The two protocols of CBD are Cartagena Protocol on Biodiversity and Nagoya Protocol on Biodiversity Accord। तो 2 प्रोटोकॉल इसके अंदर, एक कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जो 2000 में आया था, दूसरा नागोया प्रोटोकॉल है बायोडाइवर्सिटी का जो 2010 में आया था। ठीक, तो कार्टिजिना एंड नागोया प्रोटोकॉल कम्स अंडर सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर अगले कन्वेंशन के बारे में, तो वो है आपका यूएनसीसीडी, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। सॉरी, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, उसको डील करने के लिए, उससे कम्बैट करने के लिए आया था कब? 1994 में। डेट आपको जरूर याद होना चाहिए, 1994 में, क्योंकि लोअर एग्जाम्स में खासकर डेट ही पूछ लेता है। और किससे रिलेटेड है? तो किस लिए रिलेटेड था? डिजर्टिफिकेशन से कम्बैट करने, मतलब डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन, जर्मनी में है। Only convention that came out from direct recommendation of Agenda 21। Agenda 21 के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिए गए थे रियो एजेंडा 21 के द्वारा, उसमें से जो डायरेक्ट कन्वेंशन आया था वो यही है। ये लीगली बाइंडिंग है, मींस ये सबके ऊपर बाध्य है। और इसमें से कनाडा ने विथड्रू कर लिया, मतलब कनाडा ने पहले साइन किया था लेकिन अब वो वापस बाहर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगले कन्वेंशन के बारे में, तो वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, आप लोग इसको जानते ही। ये किससे रिलेटेड है? खासकर ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। इसका नेगोशिएशन, जैसा कभी हम लोगों ने बात किया, यूएनएफसीसीसी के अंदर होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये कब आया? 2005 में फोर्स में आया था। ये बाइंडिंग टारगेट है अनेक्स 1 कंट्रीज, जो कंट्रीज डिवाइड की गई है अनेक्स 1 अनेक्स 2, उनमें से जो अनेक्स 1 कंट्रीज है उनके लिए बाइंडिंग है। इसके अंदर 3 मैकेनिज्म को डेवलप किया गया था। पहला सीडीएम था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरा इमिशन ट्रेडिंग, तीसरा ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। तो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, इमिशन ट्रेडिंग और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अभी क्या होता है ये मेंस में आप लोग जानेंगे। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो 6 ग्रीन हाउस गैसेस पर ये प्रोटोकॉल अप्लाई होता है। 6 ग्रीन हाउस गैसेस, आपको 6 ग्रीन हाउस गैसेस याद होना चाहिए, खासकर स्टेट पीसेस के लिए। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs एंड PFCs पर फ्लोरोकार्बन। कौन कौन सी मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए CO2 पे है, मीथेन CH4 पे है, SF6 पे है, उसके साथ NO2 पे है, PFC के है और HFCs पे है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, HFC हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड PFC दैट इज पर फ्लोरोकार्बन्स। तो इन 6 पर ये एप्लीकेबल है। द प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर्ड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब ये होता है कि समझिए क्या होता है कि ये प्रोटोकॉल इस बेस्ड है कि ये माना जाता है कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर चुका है, उन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन किया अपने डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका तो शेयर अभी भी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन उतना नहीं जितना डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि इनमें भी उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं। डेवलपमेंट मतलब क्या होगा भाई कि डेवलपमेंट मतलब एनर्जी का ज्यादा यूज होगा, ज्यादा एनर्जी यूज होगा तो या ज्यादा भाई मॉडर्नाइजेशन होगा, तो क्या होगा, ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा तो ऐसे टूल्स, ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसे मेथड्स यूज होंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऐसे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका इमिशन ज्यादा होगा। तो जो कंट्रीज पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं उन्होंने पहले से ही कर चुका है बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज ने उस स्तर का अभी तक ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं किया। तो ये कहा था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए किस पे, शेयर, मतलब सब शेयर करें कि हाँ मैं भी अपना ध्यान रखूंगा, डेवलप कंट्रीज भी ध्यान रखें, लेकिन डिफरेंशिएटेड, मतलब जो लोगों ने ज्यादा ग्रीन हाउस मिशन अभी तक कर लिया है अपने डेवलपमेंट के लिए वो ज्यादा ध्यान दें इस पे, वो ज्यादा अपने मिशन को कम करें, ज्यादा स्टेप्स लें,
जो डेवलपिंग कंट्रीज उनकी हेल्प करें, उनको कुछ मतलब मॉनेटरी रूप में हेल्प करें। क्यों? क्योंकि उनका योगदान ज्यादा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में और वो डेवलप भी हो चुकी हैं और उन्होंने अभी तक रिसेंट ईयर्स में मतलब पिछले 100-200 सालों में ज्यादा इमिशन किया, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज का योगदान ग्रीन हाउस गैस इमिशन में उतना नहीं है क्योंकि उन्होंने उनका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सबकी सबको करना है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उन्होंने ज्यादा कॉस्ट किया, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इसलिए किस प्रोटोकॉल किस पे बेस्ड है? शेयर्ड मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शेयर्ड मींस सब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, सब इस पे स्टेप लें, कंबैट करें ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, लेकिन जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा इसके लिए स्टेप्स ले क्योंकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, इतनी सी बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इट प्लेसेस obligation on developed countries to reduce their current emission on the basis that it has historically responsible for current levels। वही जो मैंने बताया कि हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल है, पहले से रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज जो ये हालत है वो डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा है एज कंपेयर टू डेवलपिंग। नेक्स्ट वर्स्ट कंट्रीज वन कौन सी होती है? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। वही नेक्स्ट वन कंट्रीज कौन सी होती है? जो पहले से ज्यादा डेवलप हो चुकी है, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, जहां मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, जो ज्यादा, जैसे आप यूएसए ले लीजिए, आप यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, तो ये सब क्या है? ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट टू कंट्रीज क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज पे फॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कॉस्ट पे करें, मतलब उनको मॉनेटरी हेल्प दें डेवलपिंग कंट्रीज को उनके डेवलपमेंट के लिए, और ताकि वो भी अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अभी बची है आधी समिट और उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में डील करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स एंड समिट्स थी रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, आप सुपर टेट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको ध्यान देके पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका पार्ट सेकंड हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए, हंसते रहिए, मजा लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।